तो दोस्तों मैं आज़ाद तोमर अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं सौभाग्यशाली हूं कि आप मुझे मेरे चैनल को देख पा रहे हैं, मेरी वीडियो को देखना चाहते हैं। और सौभाग्यशाली इसलिए भी हूं क्योंकि मैं आपके लिए एक बहुत ही नॉलेजेबल और एजुकेशनल टॉपिक लेके आया हूं जो कि आपके जीवन के लिए और आपके आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ही यूजफुल होने जा रहा है। दोस्तों इस टॉपिक का नाम है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। साथ ही आपको आज दो एक्स्ट्रा चीज और यहां पर सीखने को मिलेगी, एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन और दूसरा मिलेगा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। तो दोस्तों तीन टॉपिक आपको आज एक ही वीडियो से सीखने वाले हो। तो मैं चाहता हूं कि आपने वीडियो शुरू कर दी है तो लास्ट तक इसको जरूर देखिएगा। चलिए आपके साथ शुरू करते हैं। दोस्तों आप सब जानते हैं इंट्रोगेटिव, जैसे नाम से ही इसका आपको कुछ ना कुछ स्पष्ट हो रहा है। इंट्रोगेटिव इसका मतलब है कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो प्रश्न पूछने के लिए यूज किए जाएंगे। तो दोस्तों बिल्कुल हाँ, कुछ ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें ही हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। तो ये क्या करेगा, ये नंबर एक आपका क्वेश्चन पूछने के लिए प्रयोग किए जाएंगे। क्या ही के लिए दोस्तों, क्वेश्चंस पूछने के लिए। और वे क्वेश्चन किस तरीके के होंगे ये भी आपको मैं बता दूं कि वे प्रश्न भी आपके WH वर्ड के होंगे, क्वेश्चन वर्ड के होंगे। कहीं के होंगे दोस्तों, क्वेश्चन वर्ड के वो ही प्रश्न होंगे, उनमें हम क्वेश्चन वर्ड्स यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन वर्ड्स। तो वे कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड्स हैं जिन्हें हम कोई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं, दोस्तों उन्हीं के बारे में हम सीख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वे 5 वर्ड्स हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों, 5 वर्ड्स है जो कि यहां पर एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज किए जाते हैं। 5 वर्ड्स है। तो दोस्तों वो 5 वर्ड्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले मैं बता दूं आपको। नंबर 1 होता है हु। क्या होता है दोस्तों, हु। नंबर दूसरा अगर मैं बात करूं तो यहां पर दूसरा वर्ड होता है हुम। तीसरे की बात करूं तो तीसरा वर्ड होता है हुज। अगर मैं चौथे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की बात करता हूं तो चौथा वर्ड होता है विच। और पांचवा और लास्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की अगर मैं बात करता हूं तो वो होता है साथियों व्हाट। क्या होता है, व्हाट। तो ये 5 आपके देख पा रहे हैं, पंचरत्न की तरह दिख रहे होंगे आपको, क्योंकि ये वो इंट्रोगेटिव वर्ड्स है, वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है जो मोस्टली सेंटेंसेस में क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। और किस तरह का क्वेश्चन होता है, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन किस तरह का होता है, जिनका आंसर हमें देना होता है। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं हम इन 5 के बारे में। हु का जो सेंस आता है, अगर मैं बात करूं, इसका प्रयोग एक सब्जेक्ट की तरह किया जाता है। यानी कि किसी भी सेंटेंस में जब हम सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं, वहां पर हु का यूज किया जाता है। और इसका जो मीनिंग आता है वो होता है, हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसका मीनिंग होता है कौन। क्या होता है दोस्तों, कौन होता है। और ये व्यक्ति के लिए ही यूज होता है। कहीं के लिए यूज होता है साथियों, ये व्यक्ति के लिए, प्रश्न के लिए यूज होता है। और इसकी अगर मैं बात करूं कि एक नॉमिनेटिव केस की तरह से यूज करते हैं। कहीं की तरह करते हैं साथियों, नॉमिनेटिव केस। इससे पहले मैंने इन 5 को जो है अपनी पिछली वीडियो जिसका नाम था रिलेटिव प्रोनाउन, वहां भी समझाया था। और वहां किस तरीके से यूज होता है और यहां कैसे यूज होता है, दोनों को डिफरेंशिएट में कर दूंगा आज। क्योंकि पहली जो वीडियो थी वहां पर एक कनेक्टर का काम कर रहे थे, 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहे थे। लेकिन आज मैं बताऊंगा कि ये आपको जो है प्रश्न पूछने के लिए किए जाते हैं यूज। तो यहां पर इनका जो मीनिंग होता है वो अलग होता है, लेकिन केस जो होता है, जिस तरीके से यूज वहां हुआ था उसी तरीके से यूज यहां होता है, लेकिन इनके जो फंक्शंस है वो अलग है। तो यहां पर ये नॉमिनेटिव केस की तरह यूज हुआ है साथियों, कहीं की तरह नॉमिनेटिव केस। तो दोस्तों जब हम इसका यूज करेंगे तब इसके बारे में हम सीखेंगे। अब हम बात करेंगे हुम की। दोस्तों हुम का प्रयोग एक ऑब्जेक्ट को सर्च आउट, फाइंड आउट या फिगर आउट करने के लिए किया जाता है। यानी कि इसका यूज जो होता है एक्यूजेटिव केस की तरह होता है, ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए। और इसका जो मीनिंग होता है, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो इसका मीनिंग होता है किसे या फिर किसको। क्या होता है साथियों, किसे या किसको। और इसका यूज भी आप व्यक्ति के लिए ही करते हैं। तीसरा अगर मैं बात करूं हुज। हुज का मतलब आपको मैं बता दूं, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं, जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं और उन क्वेश्चन से ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसी चीज का मालिक कौन है, किस जगह का मालिक कौन है, किस वस्तु का मालिक कौन है, अधिकार की अगर हम बात करेंगे वहां पर हम हुज सीखेंगे। तो हुज का मतलब यहां पे हमें पॉजेसिव केस में इसका यूज किया जाता है। यानी कि पोजेशन ढूंढने के लिए हम इसका यूज करते हैं
ये संबंध कारक की तरह प्रयोग होता है। यहाँ पर इसका यूज हम मालिक को ढूंढने के लिए करते हैं। अगर मैं सीधी बात करूं तो मालिक यानी कि कौन किस चीज का मालिक है, उसके लिए अगर हम सर्च आउट करते हैं, फिगर आउट करते हैं, तो इस वर्ड का यूज हम करते हैं। और इसका सेंस जो है किसका या किसकी होती है। क्या होता है दोस्तों, किसका या किसकी। अब हम बात करने वाले हैं अगला जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द है, क्वेश्चन वर्ड है, जिसका मतलब है विच। दोस्तों इसका जो प्रयोग होता है एक सब्जेक्ट की तरह ही होता है और ये भी एक नॉमिनेटिव केस की तरह यूज होता है। इसका यूज देखो जब हम रिलेटिव में करते हैं तो दोनों के यूज दोनों के लिए नहीं करते। रिलेटिव प्रोनाउन में इसका प्रयोग हम केवल व्यक्ति को रेफर करने के लिए करते हैं, जबकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में इसका यूज हम व्यक्ति को भी फिगर आउट कर सकते हैं और हम फिगर आउट कर सकते हैं वस्तु को भी। लेकिन कैसे, वो भी हम यूज में सीखने वाले हैं। तो सब्जेक्ट को फिगर आउट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा, कर्ता को फिगर आउट के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। और यहां पे इसका जो सेंस आएगा वो कौन सा आएगा दोस्तों, कौन सा या कौन सी। क्योंकि इसका यूज जो है हम जब विकल्प की बात करते हैं, हम जब सिलेक्शन की बात करते हैं, चुनाव की बात करते हैं, हमें अगर दो वस्तु में से किसी एक वस्तु को चुनना है या दो व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति को चुनना है, वहां पर हम विच का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं साथियों, विच का। यानी कि सिलेक्शन की बात होगी या विकल्प की बात होगी तो हम विच का यूज ही करेंगे। व्हाट का यूज साथियों हम कर सकते हैं, इसका यूज भी सब्जेक्ट की तरह ही। किसकी तरह कर सकते हैं साथियों, सब्जेक्ट की तरह ही इसका यूज हो सकता है। इसका यूज ऑब्जेक्ट की तरह भी हो सकता है, लेकिन हम यहां सब्जेक्ट की ही बात करेंगे फिलहाल। सब्जेक्ट की तरह इसका यूज कैसे हो सकता है, इसका यूज आदमी को रेफर करने के लिए भी हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकते। लेकिन कुछ केसेस में जब हम आदमी के प्रोफेशन की बात करते हैं तो वहां पर हम व्हाट का यूज कर सकते हैं। बाय बेसिकली थिंग्स के लिए तो हम करते ही हैं। तो यहां पर इसका जो अर्थ आता है वो क्या होता है दोस्तों, क्या का सेंस आता है। कहीं का आता है दोस्तों क्या का। आपने देखा कि ये वो वर्ड्स है 5 पंचरत्न जिन्हें हम कह रहे हैं हु, हुम, हुज, विच और व्हाट। इसके अलावा इनका आपने देखा कि किस सेंस में इनका यूज होता है और क्या का इनका मीनिंग होता है। मैं चाहता हूं कि आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद मैं इंडिविजुअली इन्हें जो है सेपरेटली समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं हु के बारे में। कहीं के बारे में दोस्तों, हु के बारे में, कि हु का हम यूज कैसे करते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आई। दोस्तों सबसे पहले हम हु की बात करते हैं। नंबर 1 हम हु के बारे में सीखेंगे और आपको मैंने इसका मीनिंग और इसका यूज सब सिखाया, लेकिन अब हम इसके एग्जाम्पल भी लेते हैं। देखिए दोस्तों हम इनको यूज कर सकते हैं। जैसे यहां पे हम सेंटेंस लेते हैं, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। एक सेंटेंस आप देखिए यहां पर, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। आप देखिए यहां पर हमने एक प्रश्न किया है कि तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ मित्र कौन है। तो दोस्तों जब भी इसका आंसर हमें मिलेगा तो वो आंसर क्या होगा, वो आंसर एक कर्ता के रूप में होगा, एक सब्जेक्ट के रूप में होगा। देखिए अगर हम इसका आंसर देते हैं तो मैं क्या दे सकता हूं, जैसे मैंने कहा कि जैसे हमने कहा गुलशन इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो आप देखें यहां पर मैंने यहां पर आंसर दिया है इस प्रश्न का, जो आपका ऊपर प्रश्न लिखा हुआ है। तो आपने देखा हु की जगह हु कहीं के रूप में यूज हुआ था। मैंने बताया था आपको ये नॉमिनेटिव केस की तरह यूज हुआ था। एक कर्ता को फिगर आउट करने के लिए इसका प्रयोग हुआ था। कहीं को फिगर आउट करने के लिए दोस्तों, कर्ता को। तो आपने देखा कि यहां हमने इसके आंसर में क्या निकाला, एक कर्ता ही दिया है। आंसर में हमने क्या दिया है दोस्तों, कर्ता का ही यूज किया। देखिए गुलशन मैंने यूज किया हु के बदले। तो जब भी हु का प्रयोग किसी भी क्वेश्चन में यूज किया जाएगा तो वहां पर वो फिगर आउट क्या करेगा, सब्जेक्ट करेगा। जैसे अगला एक और मैं एग्जांपल से इसको समझाता हूं, हु टीचेज यू इंग्लिश। आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है। तो ये आपका क्वेश्चन बना कि आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है। तो यहां पर हमने इसे क्या किया, नॉमिनेटिव केस में यूज किया। कहीं में यूज किया साथियों, नॉमिनेटिव केस में। और आपको मैं एक और बात बता दूं, आपने देखा होगा कि जब भी कोई क्वेश्चन वर्ड आता है उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन यहां पर आपने देखा कि वर्ब आ गया सीधा। क्या आया साथियों, वर्ब आया। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि हु चूंकि एक नॉमिनेटिव केस की तरह काम करता है, इसलिए इसके बाद हमेशा क्या आता है, एक वर्ब आता है जो मेन वर्ब भी हो सकता है। कौन हो सकता है साथियों, मेन वर्ब भी। आपने देखा जो टीचेज वर्ड है वो नेक्स्ट सेंटेंस में भी मैं यूज करके दिखाता हूं। जैसे मैंने कहा राम टीचेज अस इंग्लिश। तो आप देखिए यहां पर मैंने एक और सेंटेंस यूज किया है
इसी का जवाब देने के लिए राम टीचीज, मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि यहां पर हमने देखो टीचीज इसके साथ मेन वर्ब है, ये क्या है, ये मेन वर्ब है। और आपने देखा कि हु के साथ भी टीचीज आया, क्यों आया, क्योंकि मैं आपको एक बात बताई है कि हु का यूज एक सब्जेक्ट की तरह होता है, हु का यूज एक नॉमिनेटिव केस की तरह होता है, और हु से वो प्रश्न बनते हैं जिनसे हम किसको ढूंढते हैं, सब्जेक्ट को ढूंढते हैं। तो यहां पर जब हम क्वेश्चन का आंसर मिला तो हमें सब्जेक्ट मिल गया या नहीं मिल गया, हमें कर्ता मिल गया या नहीं मिल गया। तो दोस्तों मैं यही बताता हूं कि हु का प्रयोग जब हम नॉमिनेटिव केस की तरह करते हैं तो इससे हमें उसका आंसर एक सब्जेक्ट ही मिलता है, एक नॉमिनेटिव केस ही मिलता है। और हु के साथ भी वही फंक्शंस वर्क करते हैं जो आपके किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। जैसे यहां एसईआईएस लगा है तो यहां पर भी आप देखो एसईआईएस लगेगा। अगर इसका नेगेटिव क्वेश्चन बनाऊंगा मैं तो क्या बनेगा, Who does not teach you इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ाता। और अगर मैं राम का भी नेगेटिव बनाऊं तो क्या क्वेश्चन बनेगा, राम डज नॉट टीच अस इंग्लिश, राम हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये एक नॉमिनेटिव केस की तरह है और सब्जेक्ट की तरह काम करता है। और जब इसका आंसर हम कोशिश करते हैं ट्राई आउट फाइंड आउट करने की तो हमें आंसर भी सब्जेक्ट ही मिलता है। और वही सब्जेक्ट होता है नंबर और पर्सन में, जिसमें जिस नंबर और पर्सन में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी नंबर और पर्सन में हमारा सब्जेक्ट फाइंड आउट होता है, फिगर आउट होता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप हु का यूज सीख गए। अब हम बात करने वाले हैं हुम की, कि हुम को हम किस तरीके से प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों हम सीखने वाले हैं हुम का यूज, और हुम का मीनिंग आपको पता ही है, किसे या किसको के सेंस में इसका प्रयोग होता है, किसे या किसको के सेंस में। और इसका प्रयोग दूसरी बात में अगर बताऊं तो ऑब्जेक्ट की तरह इसका प्रयोग किया जाता है, कर्म की तरह इसका प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर जो मिलता है वो भी कर्म ही ढूंढता है, ऑब्जेक्ट को ही ढूंढता है आंसर के रूप में। तो किस तरीके से कौन से क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझते हैं। जैसे हमने कहा whom do you want to play in your टीम। आप अपने टीम में किसे खिलाना चाहते हैं, whom do you want to play in your team। तो आपको जब इसका आंसर मिलेगा, यहाँ पर whom का जो यूज है एक एक्यूजेटिव केस की तरह इसका यूज हुआ है, कहीं किस तरह दोस्तों यूज हुआ है, एक्यूजेटिव केस की तरह इसका यूज हुआ है, और एक कर्म की तरह इसका यूज हुआ है। और इसका आंसर जब हम ढूंढेंगे तो वहाँ पर भी कर्म का यूज ही होगा। कैसे दोस्तों, आई वांट, यहाँ पे देखिए आई वांट रोहन या मोहन, या कोई भी यहाँ पर हो सकता है, हिम भी हो सकता है। आई वांट हिम टू प्ले इन माई टीम, इन माई टीम। तो दोस्तों ये देखो, आपको मैंने यहाँ पर इसी के बदले का आंसर तैयार करके दिखाया है कि किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट इसे मानते हैं, ये ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है। जब हम इसका आंसर ढूंढते हैं तो आपने देखा इसका जो आंसर है वो ये है, रोहन या हिम, इसके लिए आया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखें ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है, और ये क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है। ये आपने देख लिया कि किस तरीके से हुम का प्रयोग जो होता है ऑब्जेक्ट को फिगर आउट करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों पूरा सेंटेंस की भी जरूरत नहीं है। दूसरा अगर मैं वाक्य की बात करूं, यहां पर कोई और भी वाक्य ले लेते हैं, whom did you see, whom did you see, आपने किसको देखा, आपने किसको देखा। देखिए अगर मैं यहां पर हु करता हूं, आप ध्यान दें, whom और who में क्या डिफरेंस है। अगर मैं यहां पर हु कर दूं और आप यहां देखें who did you see, तो यहां पर इसका मीनिंग भी चेंज हो जाएगा थोड़ा। क्या मीनिंग हो जाएगा, तुमने कौन देखा, एक तो ये वर्ड हो गया, तुमने किसे देखा। तो कौन का जो सेंस है वो सब्जेक्ट की तरह काम करता है, और किसे का जो सेंस आएगा वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो दोनों यूज हो सकते हैं, लेकिन ये यूज एक ऑब्जेक्ट की तरह है और ये यूज एक सब्जेक्ट की तरह है। दोनों ही सही है अपनी जगह, लेकिन दोनों का जो अर्थ है, दोनों का जो प्लेस है, दोनों का जो फंक्शन है वो डिफरेंट है। सपोज करो एक सेंटेंस ऐसा आ जाए जिसमें आपको प्रीपोजिशन के साथ में whom का यूज हो, कहीं के साथ में दोस्तों प्रीपोजिशन के साथ में whom का यूज हो। तो देख लेते हैं, जैसे सपोज करो आपने यहां देखा by whom are you taught English। ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, और आपने देखा यहां पर हमने
एक एक्यूजेटिव केस में इसको यूज किया है। एक्यूजेटिव केस या ऑब्जेक्ट का केस इसे हम कह सकते हैं। कर्म के रूप में हमने इसे यूज किया है। कहीं के यूज में क्या है दोस्तों, कर्म के यूज में। लेकिन इससे पहले हमने क्या यूज कर दिया, इससे पहले हमने प्रेपोजिशन यूज कर दिया। क्या यूज कर दिया दोस्तों, प्रेपोजिशन यूज कर दिया। तो यहां पर ये सेंटेंस ऐसे, इसमें क्या है, तुम्हें अंग्रेजी किसके द्वारा पढ़ाई जाती है। क्या मीनिंग है इसका, तुम्हें अंग्रेजी किसके द्वारा पढ़ाई जाती है। अब यहां पर अगर हम बात करें क्या इसकी जगह पर हु यूज किया जा सकता है, तो कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, तो यहां पर हो जाएगा Who are you taught English by। देखिए आपको थोड़ा सा ये जो स्ट्रक्चर बना है, यहाँ पे जो पैटर्न बना है वो थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैंने क्या किया, ये जो प्रेपोजिशन और whom का यूज था इसकी जगह मैंने who को यूज कर दिया। Who are you taught English by, तुम्हें अंग्रेजी किसके द्वारा पढ़ाई जाती है। तो who और इसके साथ साथ by, जब ये दोनों who के बाद प्रीपोजिशन आता है, लास्ट में जब प्रीपोजिशन आता है तो वो वही फंक्शन करता है जो प्रीपोजिशन प्लस हुम करता है। प्रीपोजिशन के साथ हुम आए या हु के बाद प्रीपोजिशन आए तो जो दोनों का सेंस बनेगा, जो दोनों का यूज बनेगा वो इक्विवेलेंट होगा, वो समान होगा, समांतर होगा। तो कभी भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। कुछ और भी केस हो सकते हैं, जैसे हमने कहा whom are you talking। देखिए एक सेंटेंस और यहां पर मैं आपको समझा दूं, whom are you talking। एक सेंटेंस ये है, क्या इसकी जगह भी हम who कर सकते हैं, तो बिल्कुल दोस्तों कैसे कर सकते हैं, देखो who इसके ले लीजिए हम, who are you, इसके बाद हमने लिया talking और उसके बाद हम यहां लेंगे to। तो अभी आपने देखा कि whom को, इसको मीनिंग को जस्टिफाई करने के लिए, मीनिंग को पूर्णता दर्शाने के लिए हमने हु यूज किया, लेकिन हु के साथ साथ आपने देखा कि प्रीपोजिशन भी यूज किया है हमने। अगर ये प्रीपोजिशन हम यूज ना करते और हु को खाली यूज कर देते तो उसका जो मीनिंग होता वो हुम के इक्विवेलेंट या हुम के समकक्ष नहीं होता। अब इसका जो मीनिंग है और इस सेंटेंस का जो मीनिंग है वो दोनों इक्वल है। तो मुझे लगता है कि आपको हुम का यूज समझ में आ गया। तो मैंने आपको बताया था, जब हमने हुज की बात की थी, मैंने बताया था कि हुज का जो सेंस होता है वो किसका या किसकी के लिए यूज होता है, किसका या फिर किसकी के लिए, और इसका प्रयोग किसी भी चीज के मालिक को ढूंढने के लिए किया जाता है, किसी भी चीज के अधिकारी को ढूंढने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कहीं के लिए किया जाता है दोस्तों, अधिकारी के लिए। बहुत सीधी सी बात मैं बता रहा हूं आपको, इंग्लिश में भी इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको चूंकि समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मालिक जब हम सर्च आउट करते हैं, फिगर आउट करते हैं, उस समय हम हुज का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं तो हुज इज दिस बुक, हुज इज दिस बुक। तो इसका जो सेंस है, देखिए यहां में अगर मैं हिंदी की बात करूं तो ये हो जाएगा, यह पुस्तक किसकी है, यह पुस्तक किसकी है। तो जब हम इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं, जो ये प्रश्न बना है हुज का, ये चूंकि पॉजेसिव केस है, क्या क्या केस है दोस्तों, ये पॉजेसिव केस है। ये क्या शो करता है, ये किसी भी चीज के पोजेशन को शो करता है, जेनिटिव को शो करता है, जेनिटिव केस को शो करता है, और ये किसी भी चीज के अधिकार को शो करता है, और ये उसके अधिकारी को ढूंढने की कोशिश करता है, उसके मालिक को ढूंढने की कोशिश करता है। कहीं की कोशिश करता है दोस्तों, मालिक को, यानी कि इसका देखो आपने क्या, यह पुस्तक किसकी है, यानी कि इसका मालिक कौन है। अब कैसे हम इसका आंसर दे सकते हैं, देखिए इसका आंसर जब हम देंगे तो क्या आंसर बन सकता है, दिस बुक इज माइन। क्या आंसर होगा, दिस बुक इज माइन। अब आप एक बात और समझिए, आपने देखा कि हुज क्या है, यहां पे एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। क्या है दोस्तों, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और इसको जब हमने आंसर दिया, इसका जब हम आंसर किया, तो इसका जो आंसर है इसके बदले में हमें एक प्रोनाउन ही मिला है। पॉजेसिव प्रोनाउन है या नहीं, यहां पे देखिए आप, माइन जो होता है प्रोनाउन होता है, तो एक पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में ही इसका आंसर मिलता है। तो डिफरेंट जगह हम इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन एक केस ऐसा भी बनेगा दोस्तों, एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है, जैसे आपने देखा हुज अगर बुक आ जावे, हुज बुक इज दिस, क्या ये पैटर्न गलत है? बिल्कुल दोस्तों ये गलत नहीं है। अब इसका जो मीनिंग बनेगा वो क्या बनेगा, यह किसकी पुस्तक है, ये क्या बनेगा, यह किसकी पुस्तक है।
यह किसकी पुस्तक है। तो ये क्या है, ये किसकी पुस्तक क्या होता है। यहां पर जो हुज वर्ड है वो क्या कर रहा है, वो बुक को क्वालिफाई कर रहा है, वो बुक के लिए कुछ ना कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है या नहीं। तो जब भी कोई वर्ड नाउन को, चूंकि ये क्या है, ये एक नाउन है या नहीं, ये नाउन है। जब भी कोई इंट्रोगेटिव वर्ड नाउन को क्वालिफाई करे, नाउन की विशेषता बतलाए, सीधी सी बात अगर करूं, नाउन के बारे में कुछ अच्छी बात बताए, उसकी विशेषता बतलाए, तो उस समय जो वो वर्ड होता है जो उसे क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। अब यहां पे देखो, पहला एग्जाम्पल आपने देखा, यहां पर इसके तुरंत बाद क्या था, वर्ब था। क्या था साथियों, वर्ब। लेकिन दूसरे एग्जाम्पल यहां में आपने देखा, यहां इसके तुरंत बाद क्या है, नाउन है। तो जब भी इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद में, इस हुज के बाद में एक वर्ब आएगा, उस समय वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। और जब भी इसके बाद में एक नाउन आएगा, उस समय इसका यूज एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में होता है। कहीं के रूप में होता है दोस्तों, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और हालांकि इसको हम अगले टॉपिक, अगले जो हमारा एडजेक्टिव का जो टॉपिक होंगे उनमें इनको समझेंगे, तो इसलिए इसे हम फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी था दोस्तों। मैं चाहता हूं कि आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। नंबर 4 पे अगर मैं बात करूं तो विच आता है। क्या आता है दोस्तों, विच। और यहां पर इसका जो सेंस आता है वो होता है कौन सा या फिर कौन सी, कौन सा या कौन सी। अब ये कौन सा कौन सी का क्या मतलब है, यहां पर इसका यूज या तो सिलेक्शन के लिए किया जा रहा है, यानी कि चुनाव के लिए, या फिर एक ऑल्टरनेटिव के लिए इसका विकल्प किया जा रहा है। कहीं के लिए दोस्तों, ऑल्टरनेटिव के लिए, यानी कि विकल्प ढूंढने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। इसका प्रयोग दोस्तों केवल वस्तु के लिए नहीं होता है, व्यक्तियों में भी अगर हमें चॉइस ढूंढनी है, सिलेक्शन ढूंढना है, क्या ढूंढना है, सिलेक्शन करना है, और चॉइस ढूंढनी है, क्या ढूंढनी है, चॉइस ढूंढनी है, तो उस समय भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा वस्तु के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब कैसे हम इसके साथ डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में यूज करेंगे, तो सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने कहा विच इज योर हस्बैंड। आपने किसी से क्वेश्चन पूछा विच इज योर हस्बैंड। सपोज करो कहीं पर बहुत सारे आदमी बैठे हैं और आपके साथ आपका कोई मित्र है, जानने वाला है, लेडी है, और आपसे पूछो, आप उन्हें जानना चाहते हैं कि उसके हस्बैंड कौन है, तो आप उससे क्वेश्चन क्या पूछेंगे, विच इज योर हस्बैंड। तो हुआ ना दोस्तों, ये व्यक्ति के लिए यूज हुआ या नहीं हुआ। जब हम किसी का सिलेक्शन मांगते हैं या किसी के चॉइस की बात पूछते हैं, तो उस समय व्यक्ति के लिए भी विच का यूज हो सकता है। तो यहां पर देखिए, ये यहां पे इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारा पति कौन सा है, यानी कि कौन से वाला है। ये 5-6 आदमी बैठे, इनमें से तुम्हारा पति कौन सा है, तो यानी कि चॉइस या सिलेक्शन की बात हो रही है, चुनाव की बात है उनमें से, कि इनमें से कौन सा है बताओ। तो अब हम पूछेंगे, जैसे कुछ और पार्ट है, विच ऑफ द बॉयज, लड़कों में से कौन से ने, है ना, मेड दिस मिस्टेक, लड़कों में से कौन से लड़के ने ये गलती की। तो इस तरीके के सेंटेंसेस में भी हम विच का यूज कर सकते हैं, विच ऑफ द बॉयज मेड। लेकिन यहां पर भी आपने देखा, यहां भी सॉर्ट सिलेक्शन है, सॉर्ट ऑफ सिलेक्शन है, सॉर्ट ऑफ चॉइस है या नहीं है। यहां पर भी हम विकल्प या चुनाव या फिर उसके चॉइस की बात कर रहे हैं दोस्तों। जैसे आगे हम और भी पूछ सकते हैं, जैसे हमने कहा अगर वस्तु की बात करें, विच इज योर बुक, है ना, विच इज आपकी पुस्तक कौन सी है, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि विच का प्रयोग हम व्यक्ति और वस्तु का जब सिलेक्शन की बात आती है, या फिर उनके चॉइस की बात आती है, या फिर उनके विकल्प की बात आती है, तो वहां पर इनका यूज करते हैं। अब हम व्हाट के बारे में सीखेंगे दोस्तों। व्हाट का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्या, सिंपली इसका मीनिंग क्या है, क्या होता है। और ये क्या व्यक्ति के लिए यूज होता है, बेसिकली व्यक्ति के लिए क्या है कि सजीव प्राणी के लिए वैसे तो यूज नहीं होता, लेकिन जब किसी इंसान के प्रोफेशन की बात होती है तो उस समय हम इसका यूज करते हैं। व्यक्ति के पद की बात होती है या फिर उसके कार्य की बात होती है, या उसकी नौकरी की बात, जॉब की बात होती है, तो वहां पर हम इसका यूज करते हैं, यानी कि व्हाट का प्रयोग वहां पर किया जा सकता है। दूसरी बात, वस्तु के लिए तो इसका प्रयोग करते ही हैं, वस्तु के लिए तो हम करते ही हैं। तो कैसे हम व्यक्ति के लिए इसका यूज कर सकते हैं, उसके प्रोफेशन के लिए। देखिए, एक मैं 2 सेंटेंस लिखूंगा यहां पर, हु इज योर फादर, ठीक है, तुम्हारे पिता कौन है।
तो यहां पर दोस्तों अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है नाम की, उसका मतलब नाम, हम नाम को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि इस क्वेश्चन से हम नाम जानना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं यहां पर व्हाट से क्वेश्चन बनाऊं, आप देखिए व्हाट इज योर फादर, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन क्वेश्चन में आपको क्या है, नाम नहीं पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन से, आपके पिताजी क्या है, तो इसका मतलब है उसका प्रोफेशन पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, प्रोफेशन, यानी कि वो क्या करते हैं। क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, वो क्या करते हैं। तो आपको जो आंसर देना होगा इसका वो क्या होगा, माई फादर इज अ डॉक्टर। इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं, जो भी आपके पिता है, माई फादर इज अ टीचर, ये आपका आंसर हो सकता है। ये आंसर इस क्वेश्चन का है, व्हाट वाले क्वेश्चन का। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, माई फादर का नाम पूछा जा रहा है, तो मैं आपको बताऊं, अगर पिता के नाम की बात करें तो मिस्टर उदय सिंह इज माई फादर, है ना। तो आप ये इस तरीके से आंसर दे सकते हैं, यानी कि हु का यूज किस तरीके से और व्हाट का यूज किस तरीके से। इसके अलावा व्हाट का यूज थिंग्स के लिए भी किया जा सकता है इसी तरीके से, है ना। व्हाट हमने अगर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज योर नेम, तो उस समय तो क्लियर कट है कि आपका नाम पूछने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नेम भी आपको पता है कि लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं होता है, नेम जो होता है वो भी एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह ही यूज होता है। तो बेसिकली आपने देखा कि व्हाट का यूज भी हम किस तरीके से कर सकते हैं, और डायरेक्टली जब हम क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो वो सब जगह हम व्हाट का यूज करते हैं। व्हाट डू यू डू, जैसे हमने पूछा व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, है ना। इस तरीके से भी हम प्रश्न पूछ सकते हैं। व्हाट इज योर मेन ऑब्जेक्ट, ऐसे भी अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं किसी से, व्हाट इज योर मेन ऑब्जेक्ट, आपका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ऐसे केस में तो हम इसको पूछ ही रहे हैं। ऐसे केस में तो हमें पता ही है कि इसका यूज हम कर सकते हैं। लेकिन ये जो केस है ना, इस केस को आपको समझना है कि जब भी व्यक्ति के साथ व्हाट यूज होता है तो वहां पर हम उसका प्रोफेशन की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों आपने पांचों सीख लिए हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। देखिए साथियों, रेसिप्रोकल जो प्रोनाउन होते हैं वो प्रोनाउन होते हैं जो परस्पर संबंध दर्शाते हैं, जो परस्परता का संबंध दर्शाते हैं, परस्परता का संबंध दर्शाते हैं। जहां पर दो नाउन के बीच में या फिर दो प्रोनाउन के बीच में जो परस्परता का रिलेशन है, जो रेसिप्रोकल रिलेशन है, उस चीज को रेफर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर मैं बता दूं, दो ही ऐसे फ्रेजेज है, दो ही ऐसे पार्ट है। जैसे एक तो हमारा हो गया ईच अदर, क्या हो गया दोस्तों, ईच अदर, और एक हो गया हमारा वन अनोदर। क्या हो गया दोस्तों, वन अनोदर। तो ये दो फ्रेज है जिन्हें हम ये कंपाउंड वर्ड भी कह सकते हैं और फ्रेज भी कह सकते हैं। तो ये दो फ्रेज है जो कि एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन के रूप में यूज किए जाते हैं। जैसे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम हेल्प ईच अदर। तो यहां पे देखो, अब इसी तरीके से अगला एक सेंटेंस में बता दूं आपको। अगर मैं एक और सेंटेंस लिख दूं यहां पर, दे हेल्प वन अनोदर, दे हेल्प वन अनोदर। तो दोस्तों देखिए क्या अंतर है इन दोनों सेंटेंसेस में। यहां पर ईच अदर का मतलब है परस्पर एक दूसरे की, कहीं की परस्पर एक दूसरे की। तो इसका मतलब हुआ कि वे राम और श्याम परस्पर एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको यह भी समझना है कि यहां पर जो ईच अदर यूज होता है वो केवल दो के लिए ही यूज होता है, दो व्यक्ति या दो वस्तु के लिए ही इसका यूज होता है। दो व्यक्ति के लिए जब इस यूज करेंगे तो वहां पर हम ईच अदर का यूज करेंगे। जब भी राम एंड श्याम क्वाइल्ड विद ईच अदर, राम और श्याम एक दूसरे के साथ लड़े, उन्होंने एक दूसरे के साथ लड़े। अब अगर वन अनोदर की बात करें, वन अनोदर जो होता है, वन अनोदर इसका मतलब भी वही है, परस्पर एक दूसरे के साथ, इसका मतलब भी सेम है। लेकिन यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो वन अनोदर है वो एक दो से अधिक के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, दो से अधिक के लिए यूज होता है। जब हम कोई काम परस्पर ज्यादा आदमी करते हैं एक दूसरे के साथ, उस समय हम वन अनोदर का यूज करते हैं। जैसे हमने कहा उन्होंने एक दूसरे की मदद की, यानी कि बहुत सारे आदमी थे, उन्होंने सबने मिलकर एक दूसरे की मदद की।
तो एक्सक्लेमेटरी जो प्रोनाउन होते हैं वो ज़्यादा नहीं है यहाँ पर, उसमें से मैं आपको बता दूँ एक ही वर्ड ऐसा है जो यूज़ किया जाता है यहाँ पर, बेसिकली व्हाट यूज़ किया जाता है। और जब हम जब कोई बात हमारे सामने एकदम से आती है, जैसे हमने कहा कि भारत मैच जीत गया, मैंने किसी को जाकर कहा कि भारत मैच जीत गया, फिर मैं उस जो सामने वाले का प्रत्युत्तर होगा वो क्या होगा, व्हाट, इंडिया वोन द मैच, क्या भारत मैच जीत गया। तो ऐसे केस में आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे यहां पर इसका सेंस क्या आएगा, लेकिन क्या एक विस्मय आएगा, क्या किस तरह का आगे यहां पर एक क्या बनेगा, ये एक्सक्लेमेशन बनेगा। क्या बनेगा, एक्सक्लेमेशन। तो क्या होगा, जैसे व्हाट, इंडिया वॉन द मैच। अगर हमें लग रहा था कि भारत मैच हार जाएगा, लेकिन अचानक से किसी ने, और हमने मैच देखना छोड़ दिया, हमें लग रहा था कि मैच भारत हार जाएगा, हमने मैच देखना छोड़ दिया, लेकिन कुछ समय के बाद व्यक्ति आया कि भारत मैच जीत गया, तो हम उसको क्या, हमारा क्या एक तरीके से उसके प्रति किस तरह की हमारी रिस्पॉन्स होगा, वो होगा व्हाट, क्या, इंडिया वोन द मैच, भारत मैच जीत गया। तो ऐसे केस में जब हमने क्या एक शो किया, एक एक्सक्लेमेशन शो किया, और इसमें हमने व्हाट को एक एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के रूप में यूज किया है। तो कुछ ऐसे एग्जांपल आपको देखने के मिलेंगे जहां पर व्हाट का यूज एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी वर्ड के रूप में या एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के रूप में यूज। दोस्तों आज आपने 3 तरह के प्रोनाउन को सीखा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को सीखा, इसके साथ साथ आपने रेसिप्रोकल प्रोनाउन को सीखा, और इसके साथ साथ आपने एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन को भी सीखा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे, और मुझे कमेंट में जरूर लिखना है कि किस तरह की चीजें आप मुझसे और एक्सपेक्ट करते हैं। दोस्तों मैं बस यही है कि आपका साथ और आपका सहयोग मुझे मिलता रहेगा, तो मैं निश्चित बात है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस यहां पर लाता रहूंगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, लेकिन विदा लेने से पहले आपसे एक वादा चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मुझे उम्मीद है आप करेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।